गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में, सेल टू सेल सिग्नलिंग के बारे में, सिग्नलिंग कितने टाइप्स के होते हैं ये देखा था, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये देखा था, मोड ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग देख लिया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के इनसाइड जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिसेप्टर दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दूसरा होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर जो होता है सेल के सरफेस पे पाया जाता है, मतलब बाहरी सराउंडिंग जो लेयर्स होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। जबकि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है वो आपके साइटोसोल और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है इसे किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? ऐसे लिगेंड्स जिसका नेचर हाइड्रोफोबिक और स्मॉल साइज़ के होते हैं, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को एज ए रिसेप्टर यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोबिक स्मॉल साइज़ होने के कारण ये जो लिगेंड्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं और ये जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और बाइंड करके अपना फंक्शन जो है वो आगे परफॉर्म करते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक या स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स होते हैं ये आपके ब्लड स्ट्रीम या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं उसके टारगेट सेल तक। टारगेट सेल में जाने से जस्ट पहले ये अपने आप को डिसोसिएट करता है कैरियर प्रोटीन से, ताकि वो एंटर कर सके सेल के अंदर। इसके एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को एज अ रिसेप्टर यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल है थायराइड हार्मोन, थर्ड एग्जाम्पल है रेटिनॉइड एंड विटामिन डी, एंड फोर्थ एग्जाम्पल है आपका इंसेक्ट हार्मोन। अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के डोमेन के बारे में, तो ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स होते हैं, तो इसके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल साइट्स होते हैं। इसमें 3 मेन डोमेन होता है, जिसमें से जो आप एन टर्मिनल साइट में देख रहे हैं इसे ए एंड बी डोमेन कहा जाता है। इसे AF1 के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन है, सेल एंड प्रमोटर स्पेसिफिक ट्रांस एक्टिवेशन ये कराने का काम करता है। सेकंड जो रीज़न है उसको बोला जाता है DNA बाइंडिंग डोमेन या फिर DBD डोमेन, इसे C डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये DNA से बाइंड करता है, ये इसके पास डायमराइजेशन प्रॉपर्टी भी होती है और इसके पास एनालिस सीक्वेंस होता है। एनालिस सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जो कि प्रोटीन को टारगेट करता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल इसके पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी की। तो डी साइट जो होता है वो हिंज रीजन की तरह काम करता है। ठीक है, ई साइट में आपको देखने को मिलेगा लिगेंड बाइंडिंग साइट्स, जिसे हम अगर हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे तो हार्मोन बाइंडिंग साइट्स या डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई और लिगेंड्स का यूज़ करें तो उसे लिगेंड बाइंडिंग साइट्स बोलेंगे। ये लिगेंड से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद डायमराइजेशन होता है, इसके पास भी एनालिस सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो डोमेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर की। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि आपके गोनाडल हार्मोन्स जो है वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। इसकी ओरिजिन कोलेस्ट्रॉल से होती है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे ये बनते हैं, बनने के बाद इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, जहाँ से ये अपने टारगेट सेल तक जाते हैं और टारगेट सेल में जाने से जस्ट पहले ये अपने कैरियर प्रोटीन से डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर ये हार्मोन जो होगा, ये हार्मोन ईजिली क्रॉस कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि इसका नेचर हाइड्रोफोबिक है और स्मॉल साइज़ का होता है। ये जैसे ही सेल के साइटोसोल में जाएगा, इसका जो रिसेप्टर होता है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इससे बाइंड करता है। जैसे ये बाइंड करेगा, इसका एनालिस सीक्वेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होते हुए एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जाएगा अपने DNA एलिमेंट से बाइंड करेगा, बाइंड करके वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन कराएगा, जिसे हम बोलेंगे लिगेंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। ठीक है, अभी जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करवाएगा, यहाँ पर mRNA का फॉर्मेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। अब ये mRNA सेल के न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में आता है और यहाँ पर ट्रांसलेशन के द्वारा इस mRNA से नए प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है यही फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होता है उसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर काम करता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो फर्स्ट ये जान लीजिए कि थायराइड हार्मोन जो होता है इसकी ओरिजिन एक एमिनो एसिड से होती है, मतलब ये एमिनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन है, बट फिर भी इसका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में ये ऑलरेडी अपने डीएनए एलिमेंट से बाइंड करके रखे रहते हैं। ठीक है, इसके पास दो बाइंडिंग साइट्स होती है, एक तो THR आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एक दिख रहा है आपको RXR। देखो यहाँ पर THR आपको डोमेन दिख रहा होगा, ठीक है, इससे बाइंड करेगा आपका T3 जो थायराइड हार्मोन है वो बाइंड करने के बाद ये यहाँ पर को रिप्रेसर को हटा देगा और को एक्टिवेटर को बाइंड करवाएगा। जैसे ही यहाँ पर को एक्टिवेटर बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करवाता है, इससे mRNA का फॉर्मेशन होगा। अभी ये mRNA फिर से साइटोसोल में चला जाएगा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, और जैसे ही ये साइटोसोल में जाएगा वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और ये किसी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को करवाने के लिए जो लिगेंड्स होते हैं उसमें कौन कौन से डोमेन पाए जाते हैं, और इसके एग्जांपल्स देखा कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।